रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते कि बच्चा है, वो औरत कैसे, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। The degree that I have got is not going to give me living, तो उसकी निराशा बढ़ती है। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि एक मुलाकात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर बार एक नए मेहमान से हम आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद से पधारे हुए नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर कौशल प्रसाद जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और आज की एक मुलाकात की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। धन्यवाद। विशेष करके हमने जाना कि अभी 5 वर्ष से ही आपने इलाहाबाद में विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष सेवाएं देनी शुरू की है, लेकिन प्रारंभ में लगभग 40 वर्षों तक आप भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पे विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो वहाँ के बारे में हम विशेष जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को एक रुचि रहती है परमाणु विकिरण और उसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होता है। हाँ, ये बहुत रुचिकर सवाल है जी। लगभग 40 वर्ष तक मैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक था और शोध का कार्य, प्रशासन का कार्य और विकास का कार्य करता था जी। और वो एक सुनहला वक्त था जीवन का, और मैं आज भी उसकी मधुर यादें लिए रहता हूँ जी। लेकिन शोध के कार्यों में जो हमारी रुचि थी वो गहरी थी, इसलिए जब मैं वहाँ से रिटायर हुआ तब जब मुझे ऐसा मौका लगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय में जुड़ सकूं, तो मैंने उस वक्त सहजता से इसको स्वीकार कर लिया था। और अब मैं नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय में पिछले 5 वर्ष से। तो कितना अलग लग रहा है आपको, बिल्कुल नया अनुभव लग रहा होगा। एक होता है शोध का कार्य जिसमें आप डूबे रहो, और एक अब शिक्षा का क्षेत्र है जिसमें लोगों से लगातार आपको मिलते रहना पड़ता है। हाँ, लेकिन दोनों अपने ढंग से रुचिकर हैं। विश्वविद्यालय में हमारे शिक्षा के अलावा शोध का भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुआ है जी। तो हम अपना लगभग 50% समय शोध में लगाते हैं, वो बाकी प्रशासन में और डेवलपमेंट में लगाते हैं। जी। तो इसलिए अभी हम उसको काफ़ी रुचिकर पाते हैं और हमें बहुत नया नहीं लगता। जी। और लोगों से जहाँ तक उनकी समस्याओं को हल करने का सवाल है, वो मुझे बहुत पसंद है। और जब विद्यार्थी लोग कभी किसी समस्या को लेकर आते हैं तो उसको सुनने में, उसको हल करने में और उनकी बातों को मानने में या कई बार उनको अपनी बात मनवाने में काफ़ी इसका अच्छा लगता अलग है। ही आनंद है। यस। तो विशेष करके अब तक आपने 200 वैसे शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके प्रकाशित हो चुके हैं, और ख़ास करके एक्सपर्ट रहे हैं आप परमाणु विकिरण का स्वास्थ्य पे प्रभाव को लेकर के। तो मिश्रा जी, मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि ये परमाणु विकिरण या परमाणु ऊर्जा जो हम जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो शायद देश हित में नहीं है, स्वास्थ्य के हित में नहीं है। तो ये भ्रांति ही है या इसके पीछे सच्चाई भी है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बात एक तरह से शुरुआती दौर पर समझिए कि एक भ्रांति है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा हमारे इस आधुनिक युग की आवश्यकता है जी। और परमाणु ऊर्जा काफ़ी सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा है। लोगों के मन में ऐसा कहीं भय पैदा हो जाता है। जब 1945 में जापान में एटम बम गिराया गया था, तब से लोगों के मन में न्यूक्लियर एनर्जी के प्रति एक भय का कुछ आभास होता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। जितनी सुरक्षा के प्रबंध न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर में हैं, शायद ही किसी दूसरे विधि में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे रिएक्टर्स जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, ख़ास करके हिंदुस्तान में चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा पर बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है
और सुरक्षा में कहीं कोई जरा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती। जी। और तो जनता की बात कभी कभी ऐसी होती है कि लोग तो इस प्रकार की बातें उठती क्यों हैं मिस्टर जी? आपको क्यों लगता है अभी भी जैसे चेन्नई में हमने देखा जब वहाँ पे इस प्रकार के प्लांट को उद्घाटित करने की बात थी, बहुत उसका विरोध हुआ और कई जगहों पे इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है, तो एक आम जनता के मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि सचमुच इतना खतरनाक है क्या ये कि इतना विरोध किया जा रहा है? नहीं, देखिए कोई भी तकनीकी बुनियादी तौर पर जो अगर सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल की जाए जी। तो उसके फ़ायदे अधिक हैं, नुकसान की गुंजाइश कम है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि वहाँ पर जो हमने सेफ्टी के जो मापदंड चलाते हैं वो बहुत उच्च कोट के हैं। इसलिए जो जनता में इमीडिएट फीलिंग आती है, एक परसेप्शन जो होता है वो फियर का, जी। वो दूसरी जगहों पर जो एक्सीडेंट हुए होते हैं उसको देखकर होता है। बिल्कुल। अपने देश के परिप्रेक्ष्य में वो बात सही नहीं है। मुझे खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि जब से हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है, अभी तक कभी ऐसी कोई मेजर घटना नहीं घटी है। जी जी। तो इससे हम लोगों को अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, और ईश्वर से चाहेंगे कि कभी ऐसी कोई दुर्घटना हमारे देश में हो भी ना। और चूंकि इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों के हाथ में हैं और इतने अच्छे योग्य लोगों के हाथों में है, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई दुर्घटना होगी भी नहीं, ऐसी हम पूरी उम्मीद रखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी ऐसी करते हैं। विशेष मिश्रा जी, आप विदेशों में भी, चाहे वो जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सभी स्थानों पे भी अतिथि प्रोफेसर के रूप में जाते रहे हैं, वहाँ पे आप अपना वक्तव्य देते रहे, व्याख्यान देते रहे हैं। वहाँ की शिक्षा प्रणाली में, और अब चूँकि अब आप एक विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली और हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में क्या मूलभूत अंतर आप महसूस करते हैं? ये प्रश्न कई बार मेरे मन में आता है और ये प्रश्न बहुत बुनियादी है। देखिए, दूसरे जो विकसित देश हैं वहाँ पर की शिक्षा प्रणाली जो है वो खुली प्रणाली है जी। वो क्रिएटिव शिक्षा होती है। विद्यार्थी को वो पढ़ाया जाता है जो वो पढ़ना चाहता है। हमारे देश की शिक्षा में ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं। हमारे यहाँ की जो शिक्षा है वो बहुत सीमित कोर्सेज हैं, सीमित उनको चीज़ें बताई जाती हैं। तो जो खुलापन होना चाहिए, जो इच्छा के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए, वैसी व्यवस्था हमारे देश में अभी नहीं। मतलब इच्छा के अनुरूप से आपका क्या भाव है? जैसे आजकल डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुरूप से हमारा भाव क्या है? ये है कि देखिए, जो इनर कैपेसिटी होती है, कई बच्चे होते हैं उनकी इनिशियल प्रोपेंसिटी होती है। हमारे देश में अधिकांश हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, इतने ही ऑप्शंस हैं। लिमिटेड ऑप्शन लगते हैं हमें। बहुत लिमिटेड है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी। जैसे कोई लड़का बहुत ब्रिलियंट हो सकता है पेंटिंग में, कोई लड़का बहुत ब्रिलियंट हो सकता है स्पोर्ट्स में, कोई लड़का बहुत ब्रिलियंट हो सकता है नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में। तो इसलिए वो पहलू हमारे देश में बहुत अधिक उसको हम महत्व नहीं दे पाए हैं। और मैं ऐसा कभी कभी सोचता हूँ कि टैलेंट सर्च होना चाहिए और जिसकी रुचि के हिसाब से अगर विद्यार्थियों को गाइड किया जाए कि जिस विषय विशेष में उसकी रुचि है और उसका झुकाव है, अगर वैसा उसको बढ़ाने के लिए उसके टैलेंट को हम प्रमोट करें तो शायद उसके टैलेंट को हम और अधिक विकसित कर लेकिन पाएं। शायद आज ऐसी कोई व्यवस्था है भी नहीं, और मुझे लगता है कि जो लोग इस क्षेत्र में हैं वो लोग थोड़ी सी असुरक्षित भी महसूस करते हैं कि ठीक है हम आज खेल रहे हैं या ठीक है आज हम पेंटिंग कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बेटा पेंटिंग करने से तुझे रोजी रोटी मिलने वाली नहीं है, इसलिए तू यही कर। तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस ऐसे किए जाएं कि जो पेंटिंग की कर रहा है उसे लगे कि हाँ मेरा भविष्य बहुत सुरक्षित है, जो खेल रहा है उसे लगे कि बहुत सुरक्षित है? इसके लिए क्या विशेष किया जाना चाहिए? जब किसी को जब कुछ कर दिखाने की तमन्ना हो जाती है किसी विषय में, तो विद्यार्थी उस वक्त ये कम सोचता है कि हमको उससे अर्निंग कितनी हो जाएगी। उसको जो प्रसिद्धि मिलती है, पहचान मिलती है, वो बहुत मायने रखता है। और दूसरे देशों में जो ऐसे नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट लेते हैं उसमें वो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करते हैं। हमारे देश में भी ऐसी ही प्रथा चलनी है। तो जो स्किल है जो डेवलप ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो और साथ साथ आज जीविका के साधन उससे निकल रहे हैं। अब वो इतना नेग्लेक्टेड डिसिप्लिन
नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जिसको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स उस पर कम इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में बहुत पोटेंशियल है और कमर्शियली बहुत वाइबल है, कैरियर ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स बहुत सारे ये सोचते हैं कि नहीं, जो बहुत प्रचलित विषय हैं उन्हीं को लेंगे तभी रिस्पेक्ट होगा, तभी नौकरी मिलेगी, तभी काम मिलेगा। वही बात आ जाती है मिश्रा जी, मैं वहीं आ रहा था, क्यों ऐसी एक मानसिकता बन गई है हम लोगों की कि हमें इसी क्षेत्र में जाना है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे चूँकि यहीं प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ फिर बेरोजगारी वाली बात आ जाती है। अब इतने सारे हम रोजगार के अवसर तो एक साथ उपलब्ध कर नहीं सकते, इतने सारे बच्चे उसमें जा रहे हैं, तो इस मानसिकता को कैसे बदली जाए और साथ ही सरकार भी इसके लिए क्या करे, आपके विचार से क्या किया जाना चाहिए? दोनों तरह से। एक तो जो हम शिक्षा पद्धति चलाते हैं जी, उसमें कुछ अवसर देने के लिए कुछ स्क्रीनिंग सिस्टम हो, विद्यार्थियों को काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि इस कैरियर से इस तरह के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, इस तरह से आपकी ग्रोथ हो सकती है, इस तरह की एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, इस तरह की पोटेंशियल्स हैं जॉब की, तमाम सिखाएं, उनको बताएं। तो यूनिवर्सिटी के लेवल पर और इंस्टीट्यूट के लेवल पर तो ये पॉसिबल है। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है कि इस तरह का सपोर्ट चाहिए कि जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दुनिया में कंपटीशन हमको करना है, उसके लिए सरकारी तौर पर कुछ मदद देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो सडनली जब किसी विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से निकलें तो उनको ना लगे कि ओ हमारे पास तो ऑप्शंस ही लिमिटेड हैं, ऐसा ना होने पाए। उनको एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियली कुछ समय तक इमदाद दे। कई दुनिया के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकलते हैं तो जब तक वो प्लेस नहीं हो जाते, जब तक वो कोई अपना उद्यम नहीं शुरू कर लेते, तब तक उनको सपोर्ट किया जाता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों में कुछ निराशा कभी कभी होती है, तो वो सेफेस्ट कोर्सेज जो हैं उसी को उसमें जाना चाहते हैं। और वैसे भी एक सर्वे के अनुसार मिश्रा जी की लगभग 30% ही जो पास आउट होकर निकल रहे हैं बच्चे, उन्हें किसी प्रकार की नौकरी मिल पाती है, और बाकी के जो बच्चे 70% रह जाते हैं वो यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं कि हमें क्या मिले, कैसे मिले, इस प्रकार की उनकी उहापोह की स्थिति बनी रहती है। तो एक शिक्षा नीति को लेकर के लगातार चर्चा होती रही है कि कुछ ना कुछ आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे जब पास आउट होकर निकल गए तो एक प्रकार से उनके ऊपर अब बर्डन रहता है, हमें कहीं ना कहीं कोई नौकरी चाहिए। अन्यथा समाज वाले भी बोल रहे हैं, माता पिता भी बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा दिया, अब तो घर में बैठा क्या कर रहा है। क्या परिवर्तन की आवश्यकता आप महसूस करते हैं जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर आगे बढ़ा सकें? ये बहुत आवश्यक बात है और अच्छा हुआ आपने इस प्रश्न को यहाँ उठाया है। देखिए, हो ये रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन में खास करके इंजीनियरिंग के लड़के जो निकल रहे हैं, मैनेजमेंट के जो निकल रहे हैं जी, हम देख रहे हैं से उसमें से लड़के डिग्री लेके तो निकल रहे हैं, लेकिन इनकी एम्प्लॉयबिलिटी कमज़ोर है। तो 25 से 30% लोग ही एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। इसका मतलब लगभग 70 से 75% बच्चे डिसअपॉइंट होने जा रहे हैं और उनको बड़ी निराशा है। तो इसलिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको और इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना है। जब वो डिग्री लेके निकलें तो वो इंडस्ट्री की नीड को पूरी करें। एम्प्लॉयबिलिटी कम इसलिए है कि जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो मैच नहीं कर रही हैं इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और हमारे करिकुलम। तो ये करिकुलम को इंडस्ट्री से मैच कराने की बात है। जब हम ऐसे करिकुलम पढ़ाएंगे और हम इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट इंजीनियर्स प्रोड्यूस करेंगे तो इंडस्ट्री उसको तुरंत इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल, ऐसा हो नहीं रहा है। जी जी जी, और यही करने की आवश्यकता शायद आज है। और विशेष करके इसीलिए मुझे लगता है, एक तो इतने बर्डन के साथ बच्चे पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं और उसके पश्चात भी उन्हें इस प्रकार की स्थिति झेलनी पड़ती है। तो आजकल जो एक विशेष बात है जिस पे मैं आपसे भी राय लेना चाहूँगा, जो सुसाइडल टेंडेंसी है विशेष करके युवाओं में बढ़ती जा रही है। एक तो पढ़ाई के दरमियान उनके पास इतना बर्डन रहता है और उसके बाद बाहर भी निकले तो भी एक बर्डन है। पढ़ाई के दरमियान जो बर्डन है उनके ऊपर, क्या उसे थोड़ा हल्का किया जा सकता है? और बाहर भी जब निकल रहे हैं तो भी जो एक बोझ लेके जी रहे हैं, क्या कुछ हल्के हो सकते हैं बच्चे? देखिए, शिक्षा प्राप्त के दौरान जब स्टूडेंट शिक्षण संस्थानों में होता है तो पढ़ाई जो है वो एक फन होना चाहिए। इट शुड बी जस्ट लर्निंग एंड एंजॉइंग पीरियड ऑफ लाइफ। पर स्टूडेंट जब वो डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी से निकलता है और जब वो मार्केट में जाता है
और जब वो पाता है कि नो, द डिग्री दैट आई हैव गॉट इज नॉट गोइंग टू गिव मी लिविंग, तब उसकी निराशा बढ़ती है। जी। और उस निराशा में उसको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो सह नहीं पाता उस स्थिति को, क्योंकि उस स्थिति के लिए वो तैयार नहीं है। जी। अगर वो तैयार कर दें हम उसको कि वो मजबूत व्यक्तित्व का बन जाए, तब वो निकलने के बाद अगर उसको नौकरी नहीं भी लगती, एम्प्लॉयमेंट नहीं भी लगता, तो ही विल सर्च फॉर न्यू ऑप्शंस, ही विल ट्राई टू टैकल दैट सिचुएशन। तो एक जो कमजोरी कहीं न कहीं शिक्षा पद्धति में हमारे है कि विद्यार्थी को हम बहुत मजबूत बना के नहीं निकालते, उसका आत्मविश्वास उतना नहीं जगा पाते जितना हमें जगा के भेजना बिल्कुल, चाहिए। मतलब एक चीज़ जो मिसिंग है, मुझे भी हमेशा लगता है ये कि हम शायद मशीन बना रहे हैं, मानव नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या हमारी शिक्षा नीति में कुछ वैल्यूज़ का, कुछ स्पिरिचुअलिटी का भी समावेश होना चाहिए? आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं और विशेष आप लोगों की शायद ये कॉन्फ्रेंस चर्चा इसी विषय पे थी कि एजुकेशन इन वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी। क्या लगता है आपको कि शिक्षा नीति में इसका समावेश होना ज़रूरी है आज के दौर को देखते हुए? हाँ, बहुत ज़रूरी है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि शिक्षा पद्धति में जो कमजोरी लगती है वो यही लगती है कि विद्यार्थी को हम वैल्यूज़ नहीं दे पाते, उसके विश्वास को नहीं बढ़ा पाते, उसकी जो टैलेंट है उसमें हम प्रमोट उसको नहीं कर पाते। तो अगर हम उसको ये सिखा दें कि शिक्षा में कैसे वैल्यूज़ का मूल्य है, मोरालिटी कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो ही विल इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग young man after being taking the education in the university system। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू एक और है कि हमने किसी न किसी तरह से स्टूडेंट्स में जो व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। जब वैल्यूज एजुकेशन में ऐड करेंगे, उसको एम्फेसाइज करेंगे, तो उसके व्यक्तित्व का विकास होगा और वो एक मजबूत इंडिविजुअल के रूप में यंग मैन होकर निकलेगा। तो वो तमाम जो परिस्थितियां फेस करता है आफ्टर गोइंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू मार्केट, वो बहुत मजबूत नजर आएगा और उसमें ऑप्टिमिज्म होगी। जो अभी पेसिमिज्म है वो कम होगा। आज उसकी पेसिमिज्म है जो उसको लीड करती है, ओ आई एम यूजलेस, व्हाट आई हैव स्टडीड इज नॉट वर्थ, देयरफॉर नो पॉइंट इन लिविंग। तब वो क्विट कर जाता है, वो शिफ्ट करता है वो सुइसाइडल टेंडेंसी की ओर। अगर उसमें हम आशा भर दें, उसमें होप ले आ दें, उसको अब आत्मविश्वास जगा दें, तब वो निकलने के बाद। लेकिन आज हमारी पूरी शिक्षा में यदि आप देखें, बचपन से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक यदि आप देख लें, कहीं भी इनका कोई जिक्र नहीं है कि मूल्यों को भी जीवन में अपनाना चाहिए। नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है, स्पिरिचुअलिटी बहुत आवश्यक है, जो आपको अंदर से बल प्रदान करेगा, आपको एक अच्छा मानव बनाएगा, आपको बेहतरी की ओर ले चलेगा, सहनशीलता आपकी बढ़ाएगा। इनकी तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। कैसे इन्हें हम शामिल करें? और आज विशेष करके जैसे ब्रह्मा कुमारीज भी एक वैल्यू शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देती हैं, मूल्य शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम बनाया गया है जिसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी अडॉप्ट कर रही हैं। इस मूल्य शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसे हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? हाँ, मैं सबसे पहले तो आपको कह दूं कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ था जी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रयास किया है जिसकी आवश्यकता है, और मैं इसकी आवश्यकता बड़ी नितांत मानता हूँ। और सामयिक जो कमजोरी शिक्षा पद्धति में है वो यही है कि मूल्यों के प्रति हम उदासीन हैं। हमें मूल्यों को ऐड करना पड़ेगा शिक्षा में। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ ने ये वैल्यूज़ और मॉरलिटीज़ और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की है अपने कोर्सेज में, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन न तो विद्यार्थी और ना ही इंस्टीट्यूशन के लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शनल है जी। तो आप जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रयास जो मैं देख रहा हूँ वो बड़ा सराहनीय है, और उनका सिलेबस अभी मैंने देखा है कल, और आपने ये भी देखा कि कई यूनिवर्सिटीज़ से तुरंत MOU साइन हुआ है। इसका अर्थ यही होता है कि यूनिवर्सिटीज़ आर लुकिंग फॉर सच ए थिंग। तो मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सही मायने में जो शिक्षा देनी है उसमें ये बहुत ऐड करेगा।
और विद्यार्थी इससे बहुत लाभान्वित होंगे। बिल्कुल। और विशेष करके इसका जो अलग अलग स्थानों पे जो अलग अलग विद्यालयों ने इसे अपने यहाँ लिया है, अडॉप्ट किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप यहाँ से जाने के पश्चात आप भी एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के। आपको क्या लगता है कि वहाँ के बच्चों के लिए भी इसकी वैसी ही आवश्यकता है जैसे कि अन्य विश्वविद्यालयों में? देखिए, मैं एक रूरल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ में इसकी आवश्यकता और अधिक है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में इसका जल्दी से जल्दी समावेश हो जाए, और इसके पहले से आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सच ए थिंग। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें दो राय ही नहीं है कि मेरे विश्वविद्यालय में और दूसरे विश्वविद्यालयों में इसको तुरंत एडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और लोग बड़ी सहजता से और तत्परता से इसको एडॉप्ट कर लेंगे, और क्योंकि उसका इमीडिएट बेनिफिट है। चरित्र निर्माण सबसे आवश्यक पहलू है विद्यार्थी का, और अगर हम ऐसी वैल्यूज़ को ऐड के उनके चरित्र निर्माण को मजबूत बना देंगे तो हम उनको एक अच्छे विद्यार्थी बना देंगे और भविष्य में वो अच्छे नागरिक भी बन जाएंगे। आज समाज में जितनी भी हम समस्याएं देख रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की समस्या है, चाहे युवाओं में अनेक प्रकार की चीज़ें हम देखने में आती है आजकल समाज में, तो ये सभी जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है मिश्रा जी कि यदि इस प्रकार की वैल्यू सिस्टम को यदि हम अपनी एजुकेशन में शामिल कर दें तो कहाँ तक हम इस प्रकार की जो बुराइयाँ हैं समाज में जो व्याप्त हैं, जिनके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि दूर हो, लेकिन शायद अब तक हम असफल ही रहे हैं, और ये जो क्रिमिनल जो रेट्स हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं क्राइम के, कैसे मतलब इसे दूर किया जा सकता है? और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यदि वैल्यू एजुकेशन को शामिल कर दिया जाए सिलेबस में तो उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आएगा और अंततः पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? निश्चित रूप से ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने जो वैल्यूज़ की बात की है वो अभी हायर एजुकेशन लेवल पर की है जी। बच्चे को वैल्यू सिखाया जाता है बचपन से। जिस दिन बच्चा पैदा होता है परिवार में माँ बाप से कुछ वैल्यू सीखता है, परिवार से कुछ वैल्यू सीखता है, अपने टीचर से कुछ वैल्यू सीखता है, शुरुआती कक्षाओं में कुछ वैल्यू सीखता है। लेकिन हायर एजुकेशन में जब विद्यार्थी आता है तो ऑलरेडी बहुत सारी वैल्यूज़ को वो अपना ले चुका होता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा बदल नहीं पाते उस लेवल पर। तो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल नॉलेज और कैरेक्टर बिल्डिंग का इशू बचपन से प्राइमरी लेवल से शुरू कर दिया जाए, तब बहुत सारी चीज़ जो समाज में आप देख रहे हैं कि हमारे नवयुवक नहीं उसको कोप अप कर पा रहे हैं, वो कर पाएंगे। तो वैल्यू शिक्षण राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी लेवल इंट्रोड्यूस करना है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करके इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे विद्यार्थी दूसरे दुनिया के विद्यार्थियों से और अधिक ब्राइटर दिखेंगे आपको। ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कारण आप मानते हैं, इतने वर्ष हो गए देश को स्वतंत्र हुए, अब तक हम वही शिक्षा नीति ढोते चले आ रहे हैं जो लॉर्ड मैकाले ने चलाई थी, और वो बाबू बनाने वाली थी, ये हम सब जानते हैं। क्या कारण आपको लगता है कि अब तक हम ऐसी एक परिवर्तन अपनी शिक्षा नीति में नहीं ला पाए हैं, और बचपन से जैसे आप कह रहे हैं कि एक मूल्यों का जो सिंचन होना चाहिए बच्चों में वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं? समय समय पर इस बारे में एक चर्चा हुई है, सरकारी तौर पर प्रयास भी किए गए हैं जी, और हम सब उसके बारे में काफ़ी सेंसिटिव भी हैं और सुझाव भी दिए गए हैं, और सरकारी तौर पर कुछ इस बारे में पहल भी की जा रही है। लेकिन एक इशू ये है कि जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ये है कि हम विद्यार्थी को केवल नौकरी पाने वाली चीज़ बना रहे हैं। जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है, इंस्टीट्यूट से निकलता है, नौकरी की तलाश करता है। तो हमारी अपनी शिक्षा पद्धति को इस सेंस में बदलना है कि वो जब डिग्री लेकर निकले तो वो एक अच्छा इंटरप्राइजर भी बने। अगर नौकरी नहीं मिली तो वो इंटरप्राइज शुरू कर सके, उसका विश्वास इतना हो, उसको सपोर्ट इतना मिले कि वो दूसरों को नौकरी देने की बात सोचे कि अब मैं इंटरप्राइज खोलकर बहुत सारे दूसरों लोगों को नौकरी। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद नौकरी क्यों ढूंढूं, मैं दूसरों को नौकरी दूं। तो मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति में इसमें आमूल परिवर्तन करना होगा जी। और इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार IIT से
IIM से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनको भी निराशा हो रही है। जी। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं वो भी बहुत फिट नहीं हैं, लेकिन अगर उनको हम ऐसा एक एंटिटी बना दें कि दे कैन बिकम सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स, तब शायद हम सही माने में वो स्टूडेंट निकाल पाएंगे जिसकी आवश्यकता है। जी जी जी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनमें तमाम सारे जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल, उनको ऐसी स्किल दी जाए कि वो स्वयं को सक्षम बना सकें और स्वयं से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट सकें, तो शायद इस सिचुएशन से हम निपट सकते हैं। बिल्कुल, और मूल्य इसमें बहुत ज़्यादा योगदान देंगे ताकि वो अपने अंदर ही उस आत्मविश्वास को जागृत कर पाएँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मेरी योग्यता निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है और मैं खुद ही खड़ा हो सकता हूँ अपने पैर में। ये शायद ये मूल्य और स्पिरिचुअलिटी इस दिशा में बहुत आगे बढ़ाते हैं। मिश्रा जी, अंतिम बात, आप पहली बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं, तो इस विश्वविद्यालय में आके अनेक विश्वविद्यालय आपने देखे हैं, संसार भर में आपने भ्रमण किया है। इस विश्वविद्यालय में और दूसरे विश्वविद्यालयों में क्या ऐसा विशेष अंतर आपने देखा? यहाँ क्या पाया, क्या विशेष अनुभव किया? देखिए, दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं वो किसी न किसी बंधन सिस्टम में चलते हैं। ईश्वरी विश्वविद्यालय एक नया प्रयोग है, और जैसा मैं देख रहा हूँ कि ईश्वरी विद्यालय वैल्यूज़ में, स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। वो तमाम इस तरह से जो फ्री कोर्सेज हैं, जो ऑटोनॉमी वाले कोर्सेज हैं, वो बना सकते हैं, सिलेबस ले सकते हैं, लोगों की मदद और इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया है इस यूनिवर्सिटी में, जो माहौल दिख रहा है मुझे, स्पिरिचुअलिटी को समझने का, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने का, वैल्यू सिस्टम की वैल्यू समझने का, मनुष्य के विकास के बारे में जो इंगित कर रहा है, ये तमाम नई चीज़ें आपके यहाँ इस विश्वविद्यालय में मैंने देखा है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पर और अधिक जोर देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें बड़े पैमाने पर और शीघ्रता से इंट्रोड्यूस किया जाए। जी, तो समाज को हम एक सुंदर समाज बना पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मिश्रा जी। आप बारंबार यहाँ आते रहें, आपने यहाँ का सिस्टम देखा है और इस सिस्टम को निश्चित रूप से अन्य स्थानों पे भी लागू करने की आवश्यकता है ताकि मूल्यों का सिंचन हर स्थानों पे हो और समाज को हम बेहतर से बेहतर बना सके। आप यहाँ आए, मुझे बड़ी आशा है जी कि ऐसा हो पाएगा और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक अवसर है, उस अवसर का इस्तेमाल करें और अच्छे विद्यार्थी, अच्छे व्यक्तित्व के धनी और अच्छे नागरिक बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके शुभ संदेश के लिए भी और आपकी शुभकामनाओं के लिए भी। आप बारंबार यहाँ आते रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप थे प्रोफेसर कौशल प्रसाद मिश्रा जी, जो इलाहाबाद से हमारे बीच पधारे। बहुत सुंदर बातें, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र की थीं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की, बहुत ही खुली चर्चा हमारी हुई। वास्तव में मूल्यों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। शिक्षा नीति में इसका समावेश होना नितांत आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से भी हम इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। यदि हमें एक सफल नागरिक बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो मूल्य ही हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। वास्तव में मशीन तो कोई भी बन सकता है, लेकिन अच्छा मानव बनना आज समय की आवश्यकता है, तभी हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। और आज की जितनी भी समस्याएं हैं, यदि समस्याओं से हम जूझना चाहते हैं, समस्याओं से जूझते हुए एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो भी मूल्य शिक्षा नितांत आवश्यक है। मूल्य ही हमारी मदद करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो मूल्यों की शिक्षा दे रहा है, जो वास्तव में एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दे रहा है। तो सबको भी निमंत्रण है आपको यहाँ आकर निःशुल्क इस शिक्षा को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।